बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ CS401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। आज हम कवर करेंगे रजिस्टर्स एंड सम इंस्ट्रक्शंस। तो हमारे पास बेसिक जो कंप्यूटर का पर्पस होता है कि डिफरेंट उसने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एडिशन का ऑपरेशन है, तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने करना है 5 + 2 = 7। तो हमारे पास जो प्लस होता है ये एक ऑपरेटर होता है। अब कोई से दो नंबर हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको बोलते हैं ऑपरेंड्स, और जो हमारे पास राइट साइड पर चीज़ होती है उसको बोलते हैं रिजल्ट। अब प्रोसेसर के लिहाज से अगर आप सोचें तो हमारे पास प्रोसेसर है, ठीक है, और ये हमारे पास है मेमोरी। अब मेमोरी में हमारे पास एक जगह पे हमने सेल में रख दिया 5, एक सेल में हमारे पास रखा हुआ है 7, और एक सेल हमने बोल दिया कि यहाँ पर हम अपना रिजल्ट रखेंगे। अब एक हमारे पास है डेटा बस, एक हमारे पास है एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ये 3 बसेज हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब प्रोसेसर ने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। प्रोसेसर क्या करता है, सबसे पहले ये कहता है मुझे पहला ऑपरेंड चाहिए। तो ये पहला ऑपरेंड लेने के लिए एड्रेस बस से बताता है कि 5 का एड्रेस किस जगह पर है, वहाँ पर आप जाएँ और वहाँ से ऑपरेंड लेके आएँ। तो ये एड्रेस बस ने बताया 5 कहाँ पड़ा है, और ये डाटा बस में 5 रीड होकर प्रोसेसर के पास आ गया, ठीक है। अब प्रोसेसर ने दूसरा ऑपरेंड लेना है 2, तो वो एड्रेस भेजेगा 2 का, ठीक है। अब 2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा डेटा बस पे, लेकिन जो पहले 5 था उसको प्रोसेसर ने कहीं सेव रखना था। डेटा बस पे तो वो एक टाइम पर एक ही चीज़ को ट्रैवल कर सकता है, लेकिन अब वो 5 को कहाँ रखे, इस वक्त अगर हम देखें तो 5 तो कहीं पर सेव नहीं रहा। अब तो 2 आ गया, पिछली कहानी क्या आती है, हम सब कुछ भूल चुके हैं। तो इसके लिए प्रोसेसर में हमारे पास मेमोरी अवेलेबल होती है, एंड द मेमोरी इनसाइड प्रोसेसर जो होती है दोज आर रजिस्टर्स। अब मज़े की बात यह है कि ये हमारे पास जो मेमोरी है ये प्रोसेसर से अलग है, कैलकुलेशन सारी करनी है प्रोसेसर ने। तो प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरी होती है उसके ऊपर हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट ऑपरेशंस होते हैं। सो द स्टोरेज प्लेसेस इनसाइड द प्रोसेसर्स आर कॉल्ड रजिस्टर्स। तो जो हमने पहला ऑपरेंड लिया था 5, उसको हम किसी रजिस्टर में सेव रख सकते हैं, और फिर डेटा बस में हमारा दूसरा ऑपरेंड आ जाएगा। और फिर जो हमारा तीसरा सेल था, डिस्टिंक्ट लोकेशन एक अलग से थी, वहाँ पर हम अपना रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं जब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास रजिस्टर्स जो होते हैं अपना रोल अदा करते हैं एक प्रोसेसर के अंदर एज ए टेम्प्रेरी मेमोरी प्लेस। अच्छा, अब रजिस्टर्स जो होते हैं हमारे पास ये स्क्रैच पैड रैम की तरह होते हैं, और इनकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें मोर देन वन एलिमेंट इनसाइड द प्रोसेसर एट वन टाइम चाहिए होता है। जैसे अभी आपने देखा हमें 2 ऑपरेंड्स चाहिए थे। अगर हमें एक ही नंबर के साथ डील करना है तो हमें उसको सेव करने की किसी भी मेमोरी में ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको मेमोरी में सेव करने की ज़रूरत है, ना ही उसको रजिस्टर में सेव करने की ज़रूरत है। मेमोरी हमारे पास लिमिटेड सोर्स है, लेकिन जो हमारे पास मेमोरी सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, ठीक है। मेमोरी होती स्लो है, वहाँ से हमें डाटा लेके आना है, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा चीपर देन रजिस्टर्स है और बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। जबकि रजिस्टर्स में प्रोसेसर का हिस्सा, प्रोसेसर का मेन मकसद डाटा स्टोर करना तो नहीं है ना, उसका मेन मकसद है कैलकुलेशंस करना, ऑपरेशंस करना। तो उसके अंदर बस थोड़ा सा हिस्सा रजिस्टर्स के लिए रखा जाता है जो वेरी स्मॉल इन नंबर होते हैं। अब जो चीज़ कम हो जाती है, उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो रजिस्टर्स होते हैं प्रोसेसर के अंदर उनको स्पेसिफिक नंबर्स दे देते हैं, R0 R1 R2 भी बोल सकते हैं, ABCD भी बोल सकते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब जो भी मैन्युफैक्चरर उनको नाम देगा उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर से पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन से रजिस्टर्स हैं और क्या क्या इनके नाम हैं। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो एक्स बोल देते हैं इंडेक्स रजिस्टर के लिए। इंडेक्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अरे है 1 2 3 4, ठीक है। अब ये अरे के इंडेक्स होते हैं 0 1 2 3, 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है कि 0 पे ये एलिमेंट पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे ये पड़ा है, 2 पे ये पड़ा है। इनके कुछ ना कुछ एड्रेसेस होंगे, ठीक है। अब 0 के ऊपर ये नंबर नहीं पड़ा होगा, ये नंबर मेमोरी में कहीं पड़ा हुआ होगा हमारे पास 5 2 2 3 इस तरह किसी एक कंप्लीट एड्रेस पे पड़ा होगा। तो हमारे पास जो एड्रेस होता है उसके आगे फॉर एग्जांपल मैंने तीसरा एलिमेंट असेस करना है, तो एड्रेस के अंदर मैं प्लस कर दूंगा तीसरे एलिमेंट के इंडेक्स को, तो मेरे पास तीसरा एलिमेंट असेस हो जाएगा। तो बेसिकली इंडेक्स रजिस्टर्स जो होते हैं ये एड्रेस ऑफ डाटा स्टोर करते हैं या किसी डाटा के इंडेक्स को स्टोर कर रहे होते हैं, डाटा की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर नहीं कर रहे होते। अब ये हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर की कहानी थी। इस तरह हमारे पास फर्दर कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो हम इंटेल आर्किटेक्चर के रजिस्टर्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखें तो मेन जो तमाम प्रोसेसेस में रजिस्टर होता है दैट इज़ अकोमुलेटर रजिस्टर। अकोमुलेटर जहाँ पे इसके नाम से ज़ाहिर है जमा करना चीज़ों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका रिजल्ट इसके अंदर हम अकोमुलेट कर रहे होते हैं। ये सेंट्रल रजिस्टर होता है हर प्रोसेसर के अंदर।
और मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस जितने परफॉर्म हो रहे होते हैं। देखिए कोई तो कोई हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन का रिजल्ट लेके आना है, लॉजिकल ऑपरेशन का रिजल्ट लेके आना है, तो रिजल्ट को कहीं जमा करना है, अकोमुलेट करना है, तो वो हम अकोमुलेटर रजिस्टर के अंदर जमा कर रहे होते हैं। और हमारे पास जो साइज ऑफ प्रोसेसर होता है वो अकोमुलेटर के ऊपर ही डिपेंड कर होता है। अगर हमारे पास किसी प्रोसेसर के अंदर 32 बिट्स का अकोमुलेटर है तो हम कह रहे होते हैं ये 32 बिट का प्रोसेसर है। किसी के अंदर 16 बिट का अकोमुलेटर होगा तो हम बोलेंगे ये 16 बिट का प्रोसेसर है। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पेपर के लिहाज से। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं, पॉइंटर रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, बेस रजिस्टर, ये 3 रजिस्टर्स होते हैं, एड्रेसेस के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर नेम इनके चेंज हो सकते हैं लेकिन इनकी बेसिक फंक्शनैलिटी वही उसी तरह रहती है। ये डाटा को होल्ड नहीं करते बल्कि एड्रेस ऑफ डाटा होल्ड कर रहे होते हैं। अब जैसे हमने देखा कि फॉर लूप हम एक अरे पे चला रहे होते हैं, ज़ीरो से उसको स्टार्ट कर रहे होते हैं और लोकेशन लेकिन ज़ीरो की ज़ीरो नहीं होती, वो चेंज होती है। और हर आइट्रेशन के लिहाज से हमारी जो आइट्रेशन के लिहाज से एलिमेंट जो हम असेस कर रहे हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। तो हमारे पास कुछ ना कुछ एड्रेस होता है जहाँ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो इंडेक्स रजिस्टर होता है ये एड्रेस होल्ड करता है अरे की लोकेशन का। अब इंडेक्स रजिस्टर के अंदर आप एक एक एलिमेंट की मतलब अगर वो 2 बाइट पर स्टोर है 2 प्लस करते जाएं, 1 बाइट पर स्टोर है 1 प्लस करते जाएं, तो आप उनको नेक्स्ट एलिमेंट को असेस कर सकते हैं। अब जो वैल्यू इंडेक्स रजिस्टर के अंदर पड़ी हुई है उसको आप डाटा के तौर पे नहीं ले रहे होते बल्कि आप उसको एड्रेस के तौर पर ले रहे होते हो या इंडेक्स के तौर पर ले रहे होते हो। अब अगर हमें पहले से किसी चीज़ के एड्रेस का पता है कि 5223 तो हम तो उसको क्या कर सकते हैं कि रख सकते हैं पहले से एड्रेस एक रजिस्टर के अंदर, लेकिन हमें नहीं पता कि उसका एड्रेस स्पेसिफिकली क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 0 1 2 उनके एलिमेंट्स का इंडेक्स स्टोर कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि अगर हमें रन टाइम तक नहीं पता कि उसका एड्रेस क्या है तो हम क्या करते हैं उसकी लोकेशन को इंडेक्स रजिस्टर के अंदर रख लेते हैं। जब एड्रेस पता चलेगा तो फिर उस लिहाज से स्पेसिफिक एलिमेंट को हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब नए जो आर्किटेक्चर होते हैं उनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा गया अकोमुलेटर और इंडेक्स रजिस्टर के अंदर। वो कहते हैं कि आप बेशक इंडेक्स रजिस्टर के अंदर डाटा रख लें, बेशक तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो उनके डिफरेंस को बहुत कम अनक्लियर सा कर दिया गया है और बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो तमाम जनरल रजिस्टर्स के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होते हैं फ्लैग रजिस्टर जिनको प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी कहा जाता है। अब अकोमुलेटर रजिस्टर की तरह फ्लैग रजिस्टर भी 8 16 32 बिट्स के होते हैं, लेकिन अकोमुलेटर रजिस्टर क्या होता है उसके अंदर एक पूरी वैल्यू है, उसका पूरा एक मतलब है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ 5, अब 5 की मेरे पास जो बाइनरी बनेगी वो बनेगी 101। ठीक है, तो इसका ओवरऑल एक मतलब है 101 से हमारे पास 5 बन रहा है, लेकिन फ्लैग रजिस्टर के अंदर अगर 101 पड़ा हुआ है ना तो इसका ये मतलब नहीं है। हर बिट के लिए एक अलग फ्लैग है जिसको हम आगे जाके डिटेल में भी देखेंगे कि किस बिट के ऊपर कौन सा फ्लैग पड़ा हुआ है। 0 होगा कि इसका मतलब वो फ्लैग ऑफ है, 1 होगा इसका मतलब वो फ्लैग ऑन है। तो ये आगे जाके डिटेल में फर्दर डिस्कस किया जाएगा। तो इसकी अगर कंबाइंड वैल्यू देखी जाए तो वो मीनिंगलेस है, इंडिपेंडेंटली अलग अलग हर बिट का एक मतलब होता है। अब जो हमारे पास एग्जांपल होती है रजिस्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल कैरी फ्लैग। ठीक है, कैरी फ्लैग एक बिट है, सिंगल बिट है। अगर हमारे पास ये 0 होगा तो इसका मतलब कैरी नहीं है, 1 होगा तो मतलब कैलकुलेशन करने के बाद कोई ना कोई कैरी आ गया। अब 16 बिट नंबर है, अगर हम उसको 16 बिट अकोमुलेटर के अंदर ऐड करें, ठीक है, हमारे पास एक अकोमुलेटर रजिस्टर है, उसके अंदर हमने एक 16 बिट का नंबर रख दिया, ठीक है, और एक और 16 बिट का नंबर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना इन दोनों को ऐड करने के बाद एक कैरी जनरेट हो जाए। अकोमुलेटर तो सिर्फ 16 बिट को स्टोर कर पाएगा, जो एक अलग से कैरी जनरेट हुआ है वो 17वें बिट के ऊपर उसको स्टोर करना है। तो अकोमुलेटर में तो 16 स्पेसिस हैं, 16 बिट की जगह, तो जो आखिरी एक नंबर बचेगा ना, बच जाएगा 17वें बिट वाला, उसको हम कैरी फ्लैग सेट कर देंगे। अगर कैरी फ्लैग सेट हुआ तो इसका मतलब 17वें बिट जो है उसको सेट कर दो, और अगर हमारा कोई कैरी नहीं आया तो कैरी फ्लैग को 0 रख दो। तो इस तरह कैरी फ्लैग से हम 17 बिट ऑपरेशन कर सकते हैं। फर्दर इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो आगे कोर्स में डिस्कस की जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्राम काउंटर या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। प्रोग्राम काउंटर से मुराद ये है कि ये हमारे प्रोग्राम को बता रहा होता है कि इस टाइम हमारा कोड कहाँ पर पड़ा हुआ है, डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, आपने कहाँ से एग्जीक्यूशन करनी है। प्रोसेसर इस टाइम हमारा जो कोड रन करे वो किस जगह किस एग्जैक्ट लोकेशन में पड़ा हुआ है, ये प्रोग्राम काउंटर बता रहा होता है कि एक मैंने लाइन लिखी हुई कोड की, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ लिखी हुई है, तो प्रोग्राम काउंटर बताएगा प्रोसेसर को अभी ये लाइन चलाओ, उसके बाद ये लाइन चलाओ, फिर ये लाइन चलाओ। तो जो भी प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस होगा वो वाली लाइन चल रही होगी। अच्छा, अब हमने कोई भी 2 नंबर ऐड करने होते हैं ना, तो हमारे पास तो नंबर होता है ऐड, लेकिन प्रोसेसर के पास ऐड का कोई मतलब नहीं है। प्रोसेसर्स को नंबर्स समझ आते हैं, उसके पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो नंबर्स की फॉर्म में होती हैं। तो हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है हाई लेवल लैंग्वेजेस में, वहाँ पे तो हम बड़ी बड़ी कम्प्लेक्स करके उनको अंग्रेजी में लिख रहे होते हैं, लेकिन प्रोसेसर के लिए तमाम चीज़ें नंबर्स की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, जब हम
प्रोसेसर की जगह पे जाके सोचें तो हमें इंग्लिश की समझ नहीं आती, हमें आती है नंबर्स की समझ। तो प्रोसेसर के अंदर एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, और ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले रन करनी है, कौन सी बाद में। अगर आप ऑर्डर को आगे पीछे कर देंगे तो आपकी कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनका एक पोजिशनल रिलेशनशिप है, एक इंस्ट्रक्शन पहले चलेगी, एक बाद में चलेगी, और प्रोग्राम की तमाम लॉजिक इस पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर कंप्यूटर फिफ्थ इंस्ट्रक्शन को पहले एग्जीक्यूट कर दे तो तमाम लॉजिक ख़राब हो जाएगी। प्रोसेसर क्या करता है कि इस ऑर्डरिंग को मेंटेन करता है, तो इसके लिए एक स्पेशल रजिस्टर है जो इस ऑर्डर को मेंटेन करेगा, जिसको प्रोग्राम काउंटर कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये दोनों एक ही रजिस्टर के नाम है। इसमें बस एक एड्रेस होगा कि अभी ये इंस्ट्रक्शन चलाओ, जब वो चल जाएगी उसके पास अगला एड्रेस आ जाएगा। तो इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, या फिर आप नेक्स्ट के बजाय कह सकते हैं करंट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अब नंबर जो है मेमोरी सेल के अंदर जो प्लेस किया गया है, ये जहाँ पर हमारा कोड है, ये नंबर जो है ना बेसिकली ये कोड है कि हमने ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये हमने एक मेमोरी सेल के अंदर रख दिया हमारा कोड। तो जो प्रोग्राम काउंटर होगा या इंस्ट्रक्शन काउंटर होगा वो इस नंबर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, फिर प्रोसेसर इस नंबर को ट्रांसलेट करके बोलेगा कोई हाँ एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं। अब यहाँ पे जो 152 है, ये हो सकता है प्रोसेसर इसको ऐड समझता हो, हम लिखते हैं ऐड, जब असेंबली लैंग्वेज है वो उसको असेंबलर जो है वो 152 में कन्वर्ट करता है, और प्रोसेसर के पास जब 152 आता है तो वो कहता है हाँ मेरे पास अब 2 ऑपरेंड्स आएंगे, इन 2 ऑपरेंड्स को मैं पकड़ूंगा और आपस में ऐड कर दूंगा और रिजल्ट को स्टोर कर दूंगा। तो ये जो हमारे पास नंबर होता है जो बताता है कि आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसको ऑपरेशन कोड बोला जाता है या ऑप कोड भी बोला जाता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करता है, एक ऑप कोड से दूसरे ऑप कोड की तरफ मूव करता है कि अभी एडिशन करनी है, अभी मल्टीप्लिकेशन करनी है, अभी रिजल्ट को स्टोर करना है। ये तमाम ऑपरेशन कोड्स होते हैं, लेकिन कब क्या करना है, क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, ये बता रहा होता है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर या फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन जो होती है ये एक टाइम पर एक इंस्ट्रक्शन पिक कर ली गई, उसके ऑपरेंड्स रीड किए गए, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया गया, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड की गई, एक सीक्वेंस में इस तरह कहानी चलती जाती है। अब 152 जो है हमारे पास ऐड ऑपरेशन के लिए, 153 हमारे पास सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम क्या याद रखें, हम तो प्रोग्रामर हैं, हमने क्या अब हम जब ऐड करना हो तो हम क्या 152 लिखें, क्या 153 लिखें, नहीं, हम तो लिखेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट। तो इन चीज़ों को रिमेंबर रखने के लिए हर चीज़ को एक सिंबल दे दिया गया है, एक निमोनिक दे दिया गया है। जैसे ऐड है, 152 को बोल दिया गया है कि हम ऐड लिखेंगे, एडिशन करनी है, ठीक है, हम 152 नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो चीज़ें हैं ना इनको निमोनिक्स बोलते हैं, इनको सिंबल्स बोलते हैं। अब क्या होता है कि एक प्रोग्राम होता है जो कन्वर्ट करता है ऐड को 152 के अंदर फॉर द प्रोसेसर, ये हमारे पास होता है असेंबलर। असेंबलर क्या करेगा, हमारी इंग्लिश को उस कोड में चेंज करेगा जो प्रोसेसर को बेसिकली चाहिए, मशीन कोड के अंदर उसको चेंज करेगा। अब सिंपल सर्च और रिप्लेस का ऑपरेशन जो होता है, जो इन तमाम सिंबल्स को ट्रांसलेट कर रहा होता है अपने ऑप कोड्स के अंदर, ये उस प्रोग्राम के अंदर लिखा होगा। हम क्या करें कि हमारे पास जो न्यूमेरिक वर्ड थी, नंबर्स थे, हमने उसको सिंबॉलिक वर्ड में चेंज कर दिया। ऐड जो है वो बताता है प्रोसेसर को कि आप 152 कर दो, मतलब मैं एक दूसरे बंदे को बताऊंगा जो मेरी ज़ुबान समझता है, मैं उसको बोलूँगा ऐड कर दो, जमा कर दो। लेकिन प्रोसेसर को मैं बोलूँगा ना ऐड कर दो, वो कहेगा हैं क्या बोल रहे हो भाई, उसको बताना पड़ेगा 152 कर दो, तो फिर वो ऐड कर देगा जी, लेकिन मैं तो ऐड ही बोलूँगा ना। एक प्रोग्राम है जो उसको कन्वर्ट करेगा 152 के अंदर। तो बेसिक मोटिव जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन लेयर्स को ऐड करने के लिए कि मैं ऐड बोलूँ फिर 152 आगे हो जाए। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं, और फिर हायर लेवल लैंग्वेजेस के अंदर हर लैंग्वेज का अलग सिंटेक्स होगा, हर चीज़ होगी, तो इन सिंबल्स को बोला जाता है इंस्ट्रक्शन निमोनिक्स। और हमारे पास निमोनिक होगा ऐड ए टू बी, ये बहुत तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये रीडर को इससे मिल जाएगी। लेकिन डब ट्रांसलेटर जो है इसको कन्वर्ट करेगा निमोनिक्स को बैक टू द ओरिजिनल ऑप कोड्स जो प्रोसेसर को बेसिकली चाहिए। वो बोलेगा ए की जगह जो भी नंबर आपने उसको दिया हुआ है 5, वो बोलेगा 5 1 5 2 2, यानी 5 को 2 में ऐड करो, ये बोलेगा। ये काम करेगा असेंबलर, असेंबलर उसको मशीन कोड में चेंज कर देगा। यहाँ तक हमारे पास सारी कहानी थी रजिस्टर्स की, और उसके बाद हमारे पास असेंबलर की। अब हम देखते हैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस की एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास ऑप कोड्स होते हैं तमाम प्रोसेसर्स के अंदर, वो डाटा को मतलब ऑप कोड के अंदर एडिशन है, डाटा ट्रांसफ़र करना है, लॉजिकल मैनिपुलेशंस करनी है, इफ़ एल्स लगाना है, कुछ भी करना है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन जो उनके निमोनिक्स है ना, ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक डाटा यहाँ से उठाना है और इस जगह पे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अब कोई मैन्युफैक्चरर बोलेगा इसको मूव बोल दो,
कोई बोलेगा कि मूव बोलो लेकिन ई नहीं लगाओ, MOV लिख दो खाली। कोई बोलेगा इसको शिफ्ट बोल दो, ठीक है। कोई बोलेगा इसको ट्रांसफर बोल दो। हर बंदे की अपनी मर्जी है। कोई बोलेगा इसको कुछ बोल दो, ठीक है। तो कोई बोलेगा इसको आप बोलो स्टोर, एक जगह से दूसरी जगह स्टोर कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं अपनी मर्जी से डिफरेंट निमोनिक्स इनको दे देते हैं, लेकिन जो बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सिमिलर होती हैं तमाम प्रोसेसर्स के अंदर। अगर आप एक प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन सीख लें तो आप दूसरे की आराम सुकून से समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डाटा मूवमेंट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये इंस्ट्रक्शंस क्या करती हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती हैं। जैसे हमने रजिस्टर से रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना है, रजिस्टर से मेमोरी में ट्रांसफ़र करना है, मेमोरी से मेमोरी ट्रांसफ़र अलाउ नहीं होता इंटेल में, किसी और प्रोसेसर में स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये चीज़ें छोड़ें, बाद में आगे जाके आप देखेंगे। और कोई पेरिफेरल डिवाइसेस से मुराद प्रिंटर, कीबोर्ड, इनसे डाटा लेके आना है प्रोसेसर के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन से फॉलो हो रही होती हैं। जैसे हमारे पास है मूव AX BX, इसका मतलब है कि BX में फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा हुआ है 6, AX के अंदर आप 6 को मूव कर दो, यानी जो भी BX के अंदर वैल्यू है आप उसको AX के अंदर मूव कर दो, उसको ओवरराइड कर दो, लैड। अब इसका मतलब है कि आप क्या करो कि ये जो भी नंबर है इसको लोड कर दो इस जगह के अंदर जो हमने आपको एक, अब इस इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आप रजिस्टर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट आर्किटेक्चर्स की डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अभी आपने इन पे फोकस नहीं करना सिंटेक्स पे, ये अभी आप डिटेल में देखेंगे इंटेल की सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को। अब इसके बाद हमारे पास अरिथमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अरिथमेटिक का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लॉजिक का मतलब है एंड और नॉट, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास होती हैं, लॉजिकल और, एक्स और, कंप्लीमेंट, ये तमाम इस ग्रुप्स के अंदर आ रही होती हैं। जैसे एंड AX 1 2 3 4, AX के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है इसको एंड कर दो 1 2 3 4 के साथ। एड BX 0 5 3 4, BX के अंदर जो भी फाइल पड़ी, जो भी वैल्यू पड़ी हुई है 0 5 3 4 को उस वैल्यू के अंदर ऐड कर दो, एड BX 1 2 0 0। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें दोनों चीज़ों में थोड़ा सा स्लाइट नॉइस से डिफरेंस है। वो क्या है कि यहाँ पर हमारे पास 0 5 3 4 है, यहाँ पे 1 2 0 0 है, लेकिन इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। तो ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ये बताती हैं कि 1 2 0 0 को ऐड नहीं करो, बल्कि इस मेमोरी एड्रेस पे जाओ, वहाँ पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो लेकर आकर BX के अंदर ऐड करो। यानी जब आपने 1 2 0 0 मेमोरी एड्रेस से कोई चीज़ उठानी है तो आप उसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अगर आपने एग्जैक्ट 1 2 0 0 को ही ऐड करना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, आप खाली 1 2 0 0 ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 0 5 3 4 को ऐड करना था तो एग्जैक्टली यही वैल्यू लिखी हुई थी। जब आप चाहते हैं 0 5 3 4 इस जगह पर, इस मेमोरी एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो लेकर आओ, तो इसके इर्द गिर्द आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास ब्रैकेट फॉर्म जो होती है ये कॉम्प्लेक्स वेरिएशन है। इसका मतलब है कि डाटा इस एड्रेस पे जो पड़ा हुआ है वो लेकर आओ, एग्जैक्टली इस वैल्यू को ऐड नहीं करो। एड्रेसिंग डाटा जो होता है ये एक डिटेल टॉपिक है, इसको भी हम आगे कोर्स में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा होता है। जैसे हमने देखा प्रोग्राम काउंटर भी कहते हैं इसको, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन बाद में रन होगी। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि एक सीक्वेंस फॉलो ना हो, हम कोई हैकिंग करना चाहते हैं, हम कोई प्रोग्राम का फ्लो ब्रेक करना चाहते हैं, कोई कंडीशनें लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमें एक प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं कि प्रोग्राम को इस सीक्वेंस से उठाओ और एक और जगह पे ले जाओ। तो हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के जरिए। क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का जो नॉर्मल बिहेवियर है उसको अल्टर कर देते हैं और हम अपनी मर्जी की इंस्ट्रक्शन बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कंपेयर AX 0, यानी AX की वैल्यू को, AX रजिस्टर की वैल्यू को 0 से कंपेयर कर दो, जंप इफ़ नॉट इक्वल 1 2 3 4। अगर तो वो दोनों चीज़ें इक्वल नहीं आती, AX और 0 इक्वल नहीं आता, तो आप 1 2 3 4 जो भी आपका 1 2 3 4 पर इंस्ट्रक्शन कोड पड़ा हुआ है ना, वहाँ पर आप जाके जो भी कोड है, जो भी चीज़ है उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो इस तरह से मैंने जंप कर दिया प्रोग्राम को। तो ये हमारे पास प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब ये क्या करेगा, प्रोग्राम फ्लो इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 एड्रेस के ऊपर जंप कर जाएगा। तो अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही ना, तो जस्ट आप हेडिंग्स देख लें कि टाइप्स इंस्ट्रक्शंस की क्या है, बाकी डिटेल आप आहिस्ता आहिस्ता समझते जाएंगे जब आप इस कोर्स को आगे फर्दर पढ़ते जाएंगे। आखिरी हमारे पास है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टाइप। ये हमारे पास क्या होती हैं कि इनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इसलिए बोला जाता है कि ये स्पेशल सर्विसेज ग्रुप कमांडोज होते हैं ना, SSG कमांडोज, उनकी तरह ये काम करती हैं। क्या करती हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक प्रोसेसर के कुछ बिहेवियर्स हैं, ठीक है। तो अब जब फॉर एग्जांपल कुछ इंटरप्ट्स होती हैं, जो इंटरप्ट आएगी तो प्रोसेसर अपना काम रोक देगा और जो इंटरप्ट कह रही है वो काम करेगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, जब इंटरप्ट आए तो प्रोसेसर ना रुके, तो उसके लिए मैं बोल दूंगा क्लियर इंटरप्ट्स,
ठीक है। क्लियर इंटरप्ट का मतलब है कि सारे इंटरप्ट को क्लियर कर दो, कोई भी इंटरप्ट नहीं आएगी, प्रोसेसर अपना काम कंटिन्यू करेगा। सेट इंटरप्ट, सेट इंटरप्ट का मतलब ये है कि इंटरप्ट को आने दो, इंटरप्ट आएगी तो प्रोसेसर अपना काम रोक देगा। तो ये हमारे पास CLI जो होता है ये इंटरप्ट फ्लैग को क्लियर कर देता है, सेट इंटरप्ट इसको सेट कर देता है। अब फिलहाल आप इंस्ट्रक्शंस के अंदर नहीं जाएं, ठीक है, ये बाद में आप जब इंटरप्ट हैंडलिंग का चैप्टर आएगा उसमें आप डिटेल में ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन जब हमारे पास क्लियर इंटरप्ट की इंस्ट्रक्शन आती है इसका मतलब प्रोसेसर अपने आँख कान नाक सब कुछ आउटसाइड वर्ल्ड से बंद कर दिया, अब वो किसी की कुछ नहीं सुन रहा, जो अपना काम कर रहा है वो कर रहा है, और उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जो उसने अभी परफॉर्म करनी है। जबकि सेट इंटरप्ट जो होती है वो नॉर्मल बिहेवियर को रिज्यूम कर देती है। अब प्रोसेसर बाहर की बातें भी सुनेगा, अपना काम भी जारी रखेगा कि जैसे बाहर से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी तो प्रोसेसर अपना जो जारी रखा हुआ काम है उसको रोक देगा और बाहर वाली चीज़ की बात सुन लेगा। तो ये हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये दोनों क्लियर इंटरप्ट एंड इंटरप्ट, ये प्रोसेसर का बिहेवियर चेंज कर रही होती हैं, इसलिए इनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन ग्रुप में रखा गया है। तो ये हमारे पास ओवरऑल लेक्चर नंबर 2 था। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।